हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, टुडे वी विल डिस्कस कैपेसिटर। हम लोग कैपेसिटर पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने पढ़ा था और उसमें पढ़ा था हमने डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कि कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो क्या होगा। कैपेसिटर विद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हमने पढ़ा था कि कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे टी थिकनेस से, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी, डी थी, तब आपके पास कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कितनी आई थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में। ये कब था, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, जब अगर कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या रिलेशन निकाला था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी। ये कब था, जब आपने यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कौन सी प्लेट डाली है, कंडक्टिंग शीट। यहाँ पे ये कौन सी थी आपकी, डाइलेक्ट्रिक शीट। ठीक है, ये पार्शियली है, कंप्लीटली फिल नहीं हो रहा है। ये केस आपका कंप्लीटली फिल नहीं है, कैसे आपका पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीटली का मतलब क्या होगा, मैंने केस में करवाया था जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा। व्हेन डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली fill the space, completely fill the space, मतलब कि पूरा डाइलेक्ट्रिक इसे पूरा भरा जाए। ऐसे जो डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली क्या हो रहा है, कैपेसिटर प्लेट को फिल कर रहा है, उस सिचुएशन में डी बराबर हो जाता था किसके, टी के। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाती थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस डी प्लस डी बाई के। क्या बन गया था, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल हो जाएगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, के सी इज इक्वल टू के इंटू सी नॉट, के टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक बात याद रखना, कभी भी जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, एक इसके केस भी बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर नंबर ऑफ प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दो आप लोग, ये लिख लीजिए, तो कर लिया था आपने। अगर आप नंबर ऑफ प्लेट्स, इफ यू इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ प्लेट्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, इफ यू इंट्रोड्यूस द नंबर ऑफ प्लेट्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो फॉर्मूला क्या बन गया था आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, नंबर ऑफ कितनी भी हो सकती है, प्लस T1 प्लस T1, अगर मान लेंगे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2, इसका K3 है, तब भी T2 बाई K2, T3 बाई K3। ये मैंने केस आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, अब देखो एक और तरीके से थोड़ा हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने जर्नल पढ़ लिया था। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में कई बार हम लोग दूसरे तरीके से भी सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार इस चीज को, हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और पार्शियली फिल्ड का केस है। कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो डी बराबर टी हो जाएगा उस केस में। जब कंप्लीटली स्पेस को फिल कर देगा तो डी बराबर टी, तो कैपेसिटेंस के टाइम हो जाती है वहां पे। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, ये कैपेसिटर प्लेट है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। कौन सी स्लैब है ये, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल, जो मैंने तुम्हें जनरलाइज केस लिख दिया था ना डायरेक्ट केस में, उसको एक बार मैं प्रूव भी कर देती हूँ कि कैसे आगे। मान लिया आपने के पास ये आपने डाल दी इसके अंदर थिकनेस, तो आपके पास बताइए कि आपके पास कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर यहाँ पे क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, क्या हो जाएगी आपके पास, ये एक कैपेसिटर ये बनाना, कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स पे चार्ज होना क्या कहलाता है, आपका कैपेसिटर कहलाता है। दिस इज द कंडीशन फॉर कैपेसिटर। तो ये एक कैपेसिटर बना आपका C1, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, एक कैपेसिटर बन रहा है इस प्लेट से इस प्लेट तक, और ये यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर और बन गया, तो दो कैपेसिटर बन गए C1। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब डी की जगह क्या लिख दोगे, डी माइनस टी। एरिया ऑफ द प्लेट, सभी प्लेट्स का ए है। एक बात और याद रखना, जो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये कब है, जब डी लेस देन होता है किससे, ए से। ठीक है, डी की वैल्यू कब
होती है एज कम्पेयर टू एरिया, उस सिचुएशन में हम इसको जनरली लगाते हैं। ठीक है, बाकी वो कंडीशन दे देता है आपको। तो देखो ये एक C1 कैपेसिटेंस बना और ये क्या बना आपका C2 कैपेसिटर बना दूसरी प्लेट से, और ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज और पैरेलल। जैसे तुमने अभी मैंने सीरीज पैरेलल कैपेसिटर का करवाया नहीं है, पर जैसे तुमने रेजिस्टेंस में पढ़ा ऐसे ही कि सीरीज का मतलब ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ दूसरा कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हो गया, उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस में होता है। तो एक के बाद दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है, जिसे बोला सीरीज कॉम्बिनेशन। और रेजिस्टेंस से अपोजिट आता है इसका फॉर्मूला, अभी याद रखो, फिर बाकी ये डिस्कस करूंगी। तो रेजिस्टेंस का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस केस में सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से। ठीक, इसी तरह रेजिस्टेंस के पैरेलल का क्या होता है, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो RP CP कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, अपोजिट होता है रेजिस्टेंस से। ठीक है, प्रूव भी करेंगे अगले लेक्चर में, पर फिलहाल इतना याद रखें कि सीरीज का कैपेसिटेंस का सीरीज का फॉर्मूला ये होता है और कैपेसिटेंस का पैरेलल का फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, एक बार हटा दो इसको। तो C1 कैपेसिटर आया आपके पास, कितना आ गया ये, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी का कंसेप्ट यहाँ C1 के लिए कितना, D माइनस T, और C2 के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ द प्लेट A ही है अपॉन में D। D का मतलब थिकनेस कितनी आपकी T है। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, किसमें कनेक्टेड है आपके पास, ये सीरीज में। अब लगा दो फॉर्मूला इसके लिए, क्या बन जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस में 1/C2। ये फॉर्मूला बताया था कैपेसिटर का, सीरीज का फॉर्मूला यही हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो ये मीडियम में है, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए किसमें है, मीडियम में। तो मीडियम के लिए क्या लगा दोगे यहाँ पे K, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है K टाइम्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टू T। एप्सिलॉन नॉट A बाहर ले लो, क्या बचा, D माइनस T प्लस T बाई K, ये आया 1/CS। ठीक है, तो CS क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, ये बन जाएगा आपके पास, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट नीचे है भाई आपका, ये 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नीचे से कॉमन लिया ना आपने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई K। समझ आया। तो देखो यही तो फॉर्मूला निकाला था मैंने, जब बहुत बड़ा ड्राइव करके निकाला था तब भी, लेकिन इस कंसेप्ट को इसलिए समझाया क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी हम सीरीज पैरेलल को यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ आया। तो हम इस तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये दो कैपेसिटर किसमें बने आपके पास, एक C1 बना, एक आपका ये C2 बना। ठीक है, ये किसमें है, मीडियम में है। ये C1 एयर वाला है, C1 किसमें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या बना आपका C2 बना। ठीक है, ये वाला ये C2 बना। ठीक है, तो आपके पास C1 तो किसमें, एयर में, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाता है। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये क्या, डाइलेक्ट्रिक मतलब मीडियम। मीडियम के लिए क्या बन जाता था, Cm इज इक्वल टू क्या था आपके पास, Cm इज इक्वल टू Kc नॉट होता था। तो Kc नॉट, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डी की वैल्यू कितनी, थिकनेस T इनटू मीडियम के लिए K आ गया यहाँ पे आपका। दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला अभी मैंने बताया। ठीक है, इन दोनों को लिखेंगे तो यहाँ से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी सी कि इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। लिख लिया सबने, पॉज करके जल्दी लिख लीजिए। अब देखिए, हटा दूं। अब देखो इसी क्वेश्चन को आगे देखो, ये आपने मान लिया। अगला क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, दिस इज योर कैपेसिटर। आपने क्या करा, एक डाल दी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, और एक डाल दी आपने मेटेलिक स्लैब,
ये डाइलेक्ट्रिक है और ये क्या आपकी मेटेलिक है। ये क्या है, मेटेलिक, और वो क्या आपकी डाइलेक्ट्रिक। मान लिया इसकी थिकनेस कितनी है T1 और इसकी थिकनेस कितनी आपकी T2 है। ठीक है, तब आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो T1 और ये आपके पास T2। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, D है। तो फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2। ठीक है, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है आपका, इनफाइनाइट। तो लगा दो फॉर्मूला, तो C क्या बना, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया ऑफ द प्लेट A ही है, सभी प्लेट्स का एरिया क्या आपका A है। ठीक है, D, टोटल D थिकनेस ये कितनी है T1। ठीक है, प्लस ये कितनी है आपकी T2। ठीक है, प्लस T1 बाई K1, T1 बाई K1, K1 को कितना दे रखा है K, और प्लस T2 बाई इनफाइनाइट, क्योंकि K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका इनफाइनाइट। T2 की वैल्यू मेटल के लिए कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपकी इनफाइनाइट। तो C कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई K। तो आंसर ये बन जाएगा इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है, समझ आ गया। मान लिया आप इसको T1 को क्या कहते हैं, L1 कहते हैं, कि ये भी कितनी है L है और ये भी कितनी है आपकी L है। ठीक है, T1 और T2 कितनी आपकी L है। तब आंसर क्या बन जाएगा, लगा दो, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस ये 2L बन जाएगा प्लस L बाई K। तो आंसर क्या बन गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस 2L प्लस L बाई K। तो किसी भी तरीके से आपसे आंसर्स पूछ सकते हो, समझ आया। तो हम जैसे कितनी भी प्लेट डाल दे, कैसे भी डाल दे, तो हम उनको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे अपने जनरल फॉर्मूले से। मान लीजिए एक दो मेटल डाल दिए, एक डाइलेक्ट्रिक एक मेटल शीट, हमने एक फॉर्मूला, हमें जनरल फॉर्मूला पता है इसके लिए, यही होता है आपके पास, D माइनस T प्लस T1 प्लस T2, ये करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए T1, इसके लिए कितनी थी T2, लगा दिया T1 बाई K, T2 बाई K। K कितना, मेटल के लिए कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको सोल्व कर लिया। अब मान लिया किसी क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि T1 और T2 L है, ये भी L है और ये भी L है, तो बस T1 और T2 जी क्या लिख दोगे, L और L लिख दोगे, तो आंसर आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल के लिए। समझ आया। अब इसी तरीके के दो क्वेश्चंस और देखो। जैसे आपके पास ये कह रहा है, हटा दो ये, जैसे वो ये कहता है आपसे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो क्या बन जाएगा, देखो इस तरह की फिगर दे रखी है आपको, यहाँ पे ऐसे, ये एक डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से भरा हुआ है और ये एक डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से है आपके पास। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट्स A ही है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपका K2 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K2, इसका मान लिया कितना आपका K1। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है D है, तो ये कितनी हो जाएगी D/2, और ये भी कितनी हो जाएगी D/2, हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से करवा देती हूँ, कोई पॉइंट है P एंड Q, फिर शॉर्ट मेथड से करवाऊंगी इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये आपके पास नेगेटिव, तो दो कैपेसिटर बन रहे हैं, ये C1 कैपेसिटर और एक C2। अब देखो ऐसे बने हुए ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये आपके पास नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है इस तरीके से। अरे इस प्लेट को तुम ऐसे बना लो, एक ही तो बात है, ये आपके पास ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव, ये वाला सरफेस इस पे पॉजिटिव, इस वाले सरफेस नेगेटिव, तो एक कैपेसिटर ये बन गया इधर और एक कैपेसिटर ये बन गया। ठीक है, तो कभी कहीं को डाउट हो जाता है ऐसे कैसे कर दिया। तो ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटर का अभी क्या बताया मैंने, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो C1 क्या हो जाएगा आपके पास, C1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D क्या बन जाएगा आपके पास, D/2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है, K1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपका, K1 इसका। ठीक है, यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हुई है, ये एक आपके पास इधर है आपके पास पूरी में। ठीक है, तो दूसरा C2 क्या बन जाएगा, K2 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2, कैसे है सीरीज में, तो 1/CS क्या बन जाएगा, 1/C1 C1 कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 प्लस ये D/2 ऊपर चला जाएगा प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2, तो 1/CS क्या बन जाएगा, D अपॉन में 2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन में 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो 1/CS कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A दोनों में है, कॉमन ले लो, D भी कॉमन है, बाहर ले लो, तो क्या बचा 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो 1/CS कितना आया, D अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम ले लो, K1 K2 प्लस K1, उल्टा कर दो तो CS क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन में D इंटू K1 प्लस K2। ठीक है, तो CS को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इन एयर होती है। कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटी जब मीडियम भरा हो एयर आपका, तो C इज इक्वल टू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको मैं C नोट से लिख देती हूँ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये C नोट बन गया, तो 2K1 K2 K1 प्लस K2 इंटू में C नोट। ठीक है, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन इस तरीके से भी आएंगे कुछ, कि आपके पास दो प्लेट्स दे देगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक्स भर देगा। एक डाइलेक्ट्रिक ये भर दिया, एक प्लेट डाइलेक्ट्रिक जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1, एक दूसरी भर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपका K2, फिल कर दिया एक मीडियम में। ठीक है, जैसे एक बीकर लिया, उसमें एक साइड ऑयल भर दिया, कुछ लगा एक साइड पानी भर दिया, कुछ भी लगा सकते हो, या एक साइड कॉटन भर दिया, एक साइड प्लास्टिक भर दिया, दोनों मीडियम अलग अलग हो गए, आपको एक बार मिका भर दिया, कुछ और भी भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 दोनों सीरीज में है। दोनों कैसे कनेक्टेड, सीरीज में दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, बिल्कुल अल्टरनेट एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है, डायरेक्ट याद रखो अभी, और अगले लेक्चर में करवाऊंगी सोल्विंग। तो यहाँ पे C1 क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, C2 ये बन जाएगा, फॉर्मूले में लगा दो तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सोल्व हो गया, पॉज करके लिख लिया सभी ने, लिख लो जल्दी से एक बार, फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, अभी जो तुमने फॉर्मूला निकाला ना उससे भी सोल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी। हटा दूं, हाँ जी हो गया। तो देखो अब अगला देखो, आपके पास नेक्स्ट है कि आपके पास फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T प्लस T बाई K, यही था ना फॉर्मूला। ठीक है, दो के लिए लिखते हो तो क्या लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2, ब्रैकेट लगा दी क्योंकि दोनों के साथ अंदर माइनस दोनों के साथ आएगा, प्लस T1 बाई K प्लस T2 बाई K, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 का काम कौन कर रहा है, D/2, तो D/2 प्लस D/2, ये भी D/2 है और ये भी कितना है, D/2 प्लस D/2 K1 प्लस D/2 K2। ठीक है, तो क्या हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस ये D/2 D हो जाएगा प्लस D/2 K1 प्लस D/2 K2। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A, D कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है,
तो क्या बन गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो K1 K2 प्लस K1, फर्दर सोल्व करके लिखोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 इंटू D K1 प्लस K2। देखो वही आंसर आ गया ना जो पीछे करवाया है, तो ये सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड, पहले वाला फर्स्ट मेथड से करा, सेकंड मेथड था। तो C की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, ये C नोट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा C नोट। तो 2 K1 K1 प्लस K2 इंटू C नोट, यही तो आया ना, यही तो आया ना आपके पास आंसर। तो देखो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है, डिस्टेंस का, किसका डिवीजन हो रहा है, डिस्टेंस। शॉर्टकट में क्या याद रखोगे, जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा, शॉर्टकट तरीका देखो, जब भी किसका डिवीजन होगा, डिस्टेंस का डिवीजन, तो यहाँ तो C नोट आना ही हर केस में। एक बार एरिया का डिवीजन होता है किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस का डिवीजन। तो जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन, मतलब कि हार्मोनिक मीन मतलब ये जो सम होता है इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, या 1/K1 प्लस 1/K2 की सिचुएशन बनेगी। ये याद रखना शॉर्ट में कि जब भी डिस्टेंस का डिवीजन हो रहा है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, देखो टोटल डिस्टेंस D थी, डाइलेक्ट्रिक भरा इस तरीके से कि डिस्टेंस का डिवीजन हुआ, तब क्या आएगा आंसर में यहाँ पे हार्मोनिक मीन इंटू C नोट। हार्मोनिक मीन मतलब ये हार्मोनिक मीन होता है मैथमेटिकल सीरीज में, तो 2K1 K2 K1 प्लस में K2 इंटू C नोट, ठीक है। लिखिए जल्दी से, अगला एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। लिख लिया सभी, लिख लो जल्दी से, पॉज करके लिखो, जल्दी लिखो बेटा, पॉज करके लिख लिया सबने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी तरीके का, देखो अब आपने ये इस तरीके से बना दिया, ये आपके पास क्या था, कैपेसिटर प्लेट है, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे चार्ज कैसा आपका, नेगेटिव। अब आपने यहां से इसके, यहां से ये एरिया भी A/2 बचा, इधर भी एरिया A/2, अब ऐसे नहीं भरा वर्टिकली, अब हॉरिजॉन्टली क्या है, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया इधर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका K1, ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपका K1, ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q ले लो, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक ये भर दिया इधर ऐसे, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आपका K2, ठीक है। तो देखो ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है P से। अब पैरेलल में क्या होता है, कॉमन पॉइंट से रेजिस्टेंस में कहते हो ना, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस समझते हो, ऐसे, तो इसका मतलब ये इनके कॉमन पॉइंट कनेक्टेड है आपस में, तो ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ 10th में, तो ये कैसे कनेक्टेड है आपके, पैरेलल में। इसी तरह देखो कैपेसिटर में भी, मान लिया एक कैपेसिटर ये है आपके पास, और एक कैपेसिटर आपका ये है, तो दोनों अगर सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है वो, पैरेलल में। तो यहाँ पे भी देखो ये दोनों कैपेसिटर का पॉइंट, इनका इसका दोनों का पॉइंट ये P से है और ये किससे Q, P और Q कॉमन पॉइंट है इनके, तो दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है आपके, पैरेलल में। ये इस तरीके से आपके पास एक कैपेसिटर ये बना और एक कैपेसिटर ये बन गया, ये दोनों किसी पॉइंट P से, इधर दोनों किसी पॉइंट Q से कनेक्टेड है। बोलो हो रही है सिचुएशन नहीं, जो बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये कैसे कनेक्टेड है आपके, पैरेलल में। ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में, C1 प्लस C2, रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए C1 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, एरिया क्या हो जाएगा A/2, एरिया क्या हो गया आपके पास A/2। डिस्टेंस तो ये भी D है और ये भी क्या है, D है, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो क्या है, D है, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K1, ठीक है। इसी तरह C2 क्या बन जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, तो Cp क्या बन जाएगा,
इसको ऐसे लिख सकते हो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। इसी तरह इसको भी क्या लिख सकते हो, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हो। ठीक है, तो Cp क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 का फॉर्मूला K1 एप्सिलॉन नॉट A/D 2D, ये 2 नीचे आ जाएगा भाई इसमें, प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो क्या बना, Cp इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन ले लो, क्या बचा K1 प्लस K2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रीअरेंज करके, एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2/2। ठीक है, ये क्या बन गया C नॉट एयर के अंदर, तो Cp किसके बराबर आ गया, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 इंटू C नॉट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। देखो जब एरिया मतलब एरिया मतलब अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन होता है, ये सबको याद है। तो जब भी एरिया का डिवीजन होगा तो आंसर क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन में डाइलेक्ट्रिक्स का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो जब भी एरिया का डिवीजन होगा तो क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन। और जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा D/2, जब भी किसका डिवीजन होगा, डिस्टेंस का डिवीजन होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर में 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू C नॉट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट के लिए याद रखो, जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो हार्मोनिक मीन आएगा इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स का इंटू C नॉट। और जब भी एरिया मतलब अर्थमेटिक, तो एरिया का डिवीजन होगा तो आंसर में क्या आएगा, हमेशा हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन। तो ये क्या आपका अर्थमेटिक है मीन, तो ये निकल जाएगा आंसर आपके पास। समझ आया, लिख लो जल्दी से पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को। लिख लिया सबने पॉज करके, ठीक है। अब देखो इसी थ्योरी के इसके कुछ और भी न्यूमेरिकल्स आईआईटी नीट के, वो बाद में डिस्कस करूंगी, अब बेसिक कांसेप्ट डिस्कस कर रही हूँ। अब कुछ ग्राफ देखो, आईआईटी में कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास, नीट में भी पूछ लेता है कि ग्राफ कैसे वेरी करेगा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर प्लेट में इंसर्ट करोगे, when the dielectric slab is inserted between the capacitor plates। ठीक है, पार्शियली मतलब पूरा फिल नहीं कर रही, पूरा फिल करेगी तो D बराबर T हो जाएगी, इतना सा वर्ड का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो when the dielectric slab, ठीक है बेटा, when the dielectric slab is inserted between the capacitor plates, तो what will be the graph E versus V and V versus X। तो देखिए ग्राफ बिटवीन, मैं पूरी थ्योरी लिख देती हूँ, when dielectric slab is inserted between the capacitor plate, then graph between E versus X and E versus V versus X कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, और आपके पास पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी। ये ग्राफ पूछा गया हुआ है कई बार आपके पास। तो देखिए ये आपने एक कैपेसिटर प्लेट ले ली, यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। मैंने कहा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप यहाँ डालो, आप यहाँ डालो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप यहाँ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल ही लिखवाया था पीछे, पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इंडिपेंडेंट होते हैं, बाकी थिकनेस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे। ठीक है, तो ये देखिए आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा होगा आपका नेगेटिव। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास, मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आपकी डी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है डी, और ये डिस्टेंस भी कितनी आपकी डी।
ठीक है, ये इस तरीके से इसके पास लगी हुई है, यहाँ पे मैं पास में लगा देती हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस पे ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इलेक्ट्रिक स्लैब, इसमें ग्राफ कितना क्या हो जाएगा, E नोट बाई के, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E नोट बाई के। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d, यहाँ पे तो फिर एयर है। ठीक है, अब आपके पास आपको निकालना ग्राफ E वर्सेस x। तो देखो E वर्सेस x, ये क्या है E और ये क्या आपका x। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये d डिस्टेंस और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 2d डिस्टेंस होगी। तो या तो d पे x आपके पास वेरिएशन हो रहा है ये, या फिर कहाँ पे हो रहा है आपके पास 2d के ऊपर। तो ये x बराबर d की पोजीशन लिख लो, ये x बराबर 2d। अरे d तक तो E नोट है, E नोट के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, d से 2d चेंज हो रही है ना, कितनी, E नोट बाई के। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, d तक के और 2d तक के। भाई d डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, E नोट ही रहेगी, और d से 2d तक कितनी हो रही, E नोट बाई के। तो चेंज हो रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वो पॉइंट्स ले लोगे आप। ठीक है, ये आपने मैंने डॉटेड बना दिया थोड़ी देर समझने के लिए, ये पॉइंट्स है आपके पास यहाँ पे। तो देखो d तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, जितनी है इनिशियली E नोट है तो E नोट ही है। तो d पॉइंट तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। d पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपकी E नोट है यहाँ पे। ठीक है, अब d से जब 2d गई, ये d से 2d तक होगी टोटल। अरे ये d, ये टोटल 2d, ये d, तो ये टोटल कितनी बन गई, 2d हो गई ना। यहाँ से यहाँ तक जब चेंज हुआ d से 2d, ये डिस्टेंस 2d तो है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की 2d ही तो है ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E नोट बाई के। E नोट बाई के का मतलब रिड्यूस होगी कुछ, तो E नोट बाई के का मतलब यहाँ जाके यहाँ पे कुछ आके रिड्यूस होगी। तो इस तरीके का वेरिएशन आ जाएगा आपके पास, फिर आगे फिर ऐसे ही चलेगी सेम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये कौन कब आई, जब E नोट बाई के आया आपका k आ गया, ये क्या आ गया आपका E नोट बाई k आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है आपकी, वेरी कर रही है d और 2d तक, d से और 2d तक। अगर आगे होगा तो एयर होगा, और एयर में अगर मान लिया ऐसे कर दूं मैं, आगे और भी ऐसे फील्ड लीड हो रही है, ग्राफ का वेरिएशन ऐसे भी होता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट होगी। तो दोबारा से ये डिस्टेंस मान लिया 3d हो गई, ये डिस्टेंस मान लिया कितनी होगी, 3d। तो एक पॉइंट और ले लो 3d, तो उसमें दोबारा से फिर कितनी हो जाएगी आपकी E, कितनी हो जाएगी आपकी E नोट, कितनी हो जाएगी E नोट। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, ग्राफ का वेरिएशन आ जाएगा। ये क्या आ गया, ग्राफ E वर्सेस x। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ फॉर V वर्सेस x, V वर्सेस x के लिए। ठीक है, तो वही पॉइंट बना लेते हैं, ये x बराबर d, ये x बराबर 2d और ये x बराबर 3d है, तो बना लो, बाकी 2 तक बना लो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट आपके पास ऐसे बन गया, ये पॉइंट आपके पास ऐसे है, ये मैंने ऐसे पॉइंट ले लिए डॉटेड। तो सबसे देखो, जब आप लोग ये मान लिया इस पे पोटेंशियल पहले कितनी है, यहाँ पे V नोट है, तो देखो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है और यहाँ पोटेंशियल कैसी है, नेगेटिव है। ये V पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल कैसी, पॉजिटिव, और यहाँ पोटेंशियल कैसी, नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है, बोलो डिक्रीज होगी या नहीं। भैया आप पॉजिटिव से आप इधर जा रहे हो नेगेटिव पे, तो ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। तो जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो तो पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज। भैया आपने प्लस के 5 से माइनस के 5 पे गए, तो प्लस का 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, माइनस, तो इस तरह से डिक्रीज हुई ना आपके पास। तो आपके पास प्लस के V से, जब यहाँ पोटेंशियल है प्लस का V और यहाँ पोटेंशियल है माइनस का V, तो पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज। पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब आप यहां से D तक आओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी आपके पास। ठीक है,
तो आपके पास जब आप यहां से ये मान ले यहाँ पे कोई प्लस वी पोटेंशियल थी, वी नोट लिख लो आप लोग, वी नोट लिख लो, ठीक है। तो वी नोट से जब आप डी तक आए तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, v इज इक्वल टू ये जो पॉइंट आया आपके पास, v क्या होता है, ईडी फार्मूला, तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई नोट इंटू डी, कितनी आ गई यहाँ पे पोटेंशियल, ई नोट इंटू में डी आ जाएगी। तो प्लस v से यहाँ पोटेंशियल कितने फैक्टर से डिक्रीज होगी, ई नोट इंटू डी से। अब आगे जाओगे, ठीक है, तो और डिक्रीज होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगी। क्यों होगी, देखो एक बार, यहाँ पे मान लिया 10 थी सपोज, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते 3 बचेगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते मान लिया कितनी बची 3, तो यहाँ पे 1 ही लगभग डिक्रीज होगी। यहाँ पे डिक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी डिक्रीज होगी। मान लिया ये एंगल θ1 है, ये एंगल कितना है θ2, तो आपसे मान लिया पूछे तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, θ1 ग्रेटर देन होगा किससे, θ2, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज होगा और यहाँ जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा वो क्या होगा, v माइनस, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल लिखू नेट, तो क्या बने v माइनस ई नोट डी, तो यहाँ क्या बनेगा v माइनस ई नोट डी माइनस ई नोट डी बाई के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स है ना, तो 1 बाई के, तो आपके पास क्या बना, पोटेंशियल डिक्रीज तो हुआ, अरे v क्या होता है, ed ना, तो v क्या होना, ई नोट बाई के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डिक्रीज हो गई यहाँ पे, ई नोट बाई के होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान ले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 15 थी, तो यहाँ पे मान ले 4 ही बची, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले कितनी थी 15, तो यहाँ कितनी बची 4, तो यहाँ पे 4 के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे 15 इंटू डी के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे तो 15 इंटू डी के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है इस रीजन में, और इस रीजन में 4 इंटू डी के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या होगी, पोटेंशियल लेस डिक्रीज होगी। इतनी तो डिक्रीज हो ही चुकी है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जब डिक्रीज होगी, यहाँ से जब इधर जाओगे डिक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी कम होगी, जैसे ये 10 थी तो ये यहाँ पे 3 ही बचेगी, ये 15 थी तो ये यहाँ पे मान लिया आपके पास कितनी बचेगी, 7 ही बचेगी या 6 बची, यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज होगी आते आते, लेकिन यहाँ डिक्रीज तो होगी डी से 2d, डी से 2d डिक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी कम डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। तो पोटेंशियल भी क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची हुई है आपके पास, डिक्रीज होके 4, तो v इज इक्वल टू 4 इंटू डी, 4 इंटू डी, और ऊपर वाले केस में क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू 15 इंटू डी, तो यहाँ पे देखो v में से 15d घट रहा है और यहाँ पे v में से 4d घटेगा, तो वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होगी, यहाँ पे कम डिक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी सी कम, ठीक है। तो अगर यहाँ एंगल का भी डिफरेंस देखा जाए, पूछ ले कई बार कि किसमें एंगल ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे θ1 एंगल, यहाँ पे θ2, तो जब भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो वहाँ पोटेंशियल लेस डिक्रीज होगी, ये वर्ड ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बताओगे, θ1 ज्यादा होगा किससे, θ2 के, बिकॉज हेयर पोटेंशियल इज मोर डिक्रीज, हेयर पोटेंशियल इज डिक्रीज बट लेस डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इस रीजन में फिर दोबारा से डिक्रीज होगी लेकिन उतने ही अमाउंट में, तो यहाँ पे ये θ3 बन गया। तो अगर आप इसका रिलेशन पूछे तो आप कहेंगे θ2 लेस देन है किससे, θ1 बराबर है किससे, θ3 के, θ1 इसमें उतनी ही अमाउंट में डिक्रीज होगी क्योंकि एयर में आ गया ना उतना ही पार्ट, तो इसमें उतनी ही अमाउंट में क्या होगी आपकी, ये डिक्रीज होगी। तो θ2 लेस देन θ1 बराबर होगा किससे, θ3 के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है ई नोट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, थोड़ी कम होगी, इसलिए इस रीजन से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी लेस डिक्रीज होगी, इसमें उतनी जितनी यहाँ डिक्रीज होगी उसी अमाउंट में यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए मैंने कहा θ1 बराबर θ3, लेकिन θ2 इससे क्या होगा, ये दोनों ज्यादा होंगे, θ2 इन दोनों से क्या होगा, लेस होगा आपके पास। समझ आया ग्राफ, लिखिए जल्दी से, पॉज करके बनाइए। लिख लिया, बना लिया सबने, अरे बना लो भैया जल्दी जल्दी से, हो गया। तो अगला देखो, एक और क्वेश्चन देखो ग्राफ का ही कैसे, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मान लिया मैंने कुछ इस तरीके से बात कर ली, इसी ग्राफ की ही बात कर रही हूं,
ये आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है, एक इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी और एक मेटल डाल दी। इतना ही चेंज करेंगे, या तो दो डाइलेक्ट्रिक डाल देगा या फिर दो मेटल डाल देगा या फिर एक डाइलेक्ट्रिक एक मेटल डाल देगा, ठीक है, या तीन डाल दे, कुछ भी डाल दे, हमें तो सिर्फ कंसेप्ट समझ आना चाहिए वो क्या पूछना चाह रहा है आपके पास। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है d, ये डिस्टेंस भी कितनी है d, ये डिस्टेंस भी कितनी है d, ये डिस्टेंस भी कितनी है d और ये डिस्टेंस भी कितनी आपकी d है। ये मेटल सीट है, ये मेटल प्लेट है और ये डाइलेक्ट्रिक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा उसने k, इस पे मान लिया प्लस q चार्ज है इस प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज कैसा आपका माइनस q। एक प्लेट पे चार्ज कैसा आएगा प्लस q और एक चार प्लेट पे चार्ज कैसा आएगा आपका माइनस q। तो फाइंड द वेरिएशन बिटवीन E वर्सेस, पहले बनाओ ग्राफ E वर्सेस x के लिए। तो देखो x इज इक्वल टू d, x इज इक्वल टू 2d, x इज इक्वल टू 3d, x इज इक्वल टू 4d, x इज इक्वल टू 5d, आगे है तो 6d ले लो वरना देख लेते हैं कितने तक बन रहा है, d d d d 5d तक ही बन रहा है, ठीक है, ये d d डिस्टेंस। तो बनाइए, बताइए कि ग्राफ इस सिचुएशन में आपके पास कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो ये डायरेक्ट यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी इस रीजन में V1 रीजन में E नॉट इंटू डी, V1 और V2, यहाँ पोटेंशियल मान ले V1 है, यहाँ V2 कह दो, फिर V3 V4 V5 इस तरीके से कह दोगे। तो V2 कितना हो जाएगा आपके पास E नॉट बाई K इंटू डी, V3 क्या हो जाएगा E नॉट इंटू डी, V4 क्या हो जाएगा पोटेंशियल जीरो कांस्टेंट, क्योंकि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। और E5 क्या हो जाएगा आपके पास E नॉट इंटू में D। अब देखते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये आपके पास यहाँ देखो, मान लीजिए इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, यहाँ से कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपकी E नॉट। अब D से 2D देखो, अब ये यहाँ तक तो D हो गया आपका, अब ये D से 2D, ये 2D बन गई इतनी इतनी, फिर ये 3D बन गई, फिर इतनी ये 4D, फिर इतनी ये 5D, ऐसे बन रही है ना। बोलो मेरी बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। तो ये आपके पास D से 2D, D से 2D इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी डिक्रीज। तो D से 2D इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी डिक्रीज, तो डिक्रीज होगी कुछ ऐसे बन गई, डिक्रीज होगी तो हम ऐसे बना देंगे कि ये बन गई E नॉट बाई के, E नॉट बाई के, E नॉट बाई के, डिक्रीज हो गई ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे फिर देखो कितनी है E नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ही रहेगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी E नॉट, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो। तो 2D से 3D, 2D से 3D E नॉट ही रहेगी, तो E नॉट जो ऊपर से आई हुई है आपके पास, E नॉट जो ये आपकी ये आई हुई है यही, ये भी यहाँ पे यही रहेगी आपके पास सेम, ठीक है। तो यहाँ भी E नॉट है, यहाँ भी कितनी होगी आपकी E नॉट होगी, ठीक है। अब आपके पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, 3D से 4D में, 3D से 4D में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपकी जीरो। अब 4D से 5D, 4D से 5D फिर क्या हो गई E नॉट, 4D से 5D फिर से क्या हो जाएगी आपकी E नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस x के लिए। लिखो जल्दी से, पॉज करके बनाओ ग्राफ को, बनाइए बेटा जल्दी से पॉज करके ग्राफ। बन गया E वर्सेस, समझ आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट मैक्सिमम थी, लिख ली E नॉट, फिर यहाँ पे डिक्रीज होगी तो मैंने डिक्रीज दिखा दिया D से 2D, फिर 3D से 2D से 3D, 2D से 3D फ्री E नॉट है तो E नॉट दिखा दिया,
ठीक है। फिर ये आपके पास 3D से 4D इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो मैंने यहाँ 0 दिखा दिया। फिर क्या हो गई E नोट। तो इस तरीके से मैंने ये ग्राफ का वेरिएशन दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब देखो V वर्सेस X, ये बना लिया, जल्दी से बनाओ पॉज करके, फास्ट जल्दी। बना लिया बेटा सबने, हो गया, हटा दूं मैं। अब देखो पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल के लिए ग्राफ देखिए, ये है आपके पास V इधर और इधर है आपके पास X। V वर्सेस X की बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस D, ये 2D, ये 3D, ये 4D, ये आपका 5D। बना लिया इस तरीके से ग्राफ आपने, ठीक है। अब ये मैं इस तरह से डॉट खींच लेती हूँ थोड़ा तुम्हें इजी समझाने के लिए। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पोटेंशियल क्या है V1 यहाँ से, तो वो V है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V से जब इधर आएगी, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज पोटेंशियल, क्योंकि देखो पहले बता रही हूँ मैं, यहाँ पॉजिटिव से क्या बनेगी नेगेटिव, ठीक है। तो V पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल क्या होती जा रही है डिक्रीज, पोटेंशियल क्या होती जा रही है आपकी डिक्रीज। तो जब आप इधर से इधर आए तो पोटेंशियल क्या होगी आपकी डिक्रीज, ठीक है। जब आप मान ली यहाँ पे कोई पोटेंशियल V नोट थी मैक्सिमम, तो ये क्या बन गई आपकी, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिली आपको वो कितनी मिली, V नोट माइनस E नोट इंटू डी। यहाँ पे पोटेंशियल V1 कितना है, E नोट इंटू डी, तो E नोट इंटू डी के फैक्टर से पोटेंशियल क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। अब D से 2D में जाओ, D से किस में जाओ, 2D के अंदर जाओ। D से 2D पोटेंशियल कितनी हो रही है, E नोट बाई के इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज तो होगी, लेकिन लेस फैक्टर से क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगी डिक्रीज तो होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगी इस पॉइंट पे आपको वो क्या मिलेगी, V नोट माइनस E नोट डी माइनस E नोट डी बाई के, ठीक है। ये मान लिया आपका θ1 बना, ये मान लिया आपका θ2 बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, अब आपके पास नेक्स्ट में चलते हैं इधर 2D से 3D, 2D से 3D फिर डिक्रीज होगी, E नोट D की क्वांटिटी से डिक्रीज तो उतने ही अमाउंट में डिक्रीज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगी आपके पास इस पॉइंट पे वो मिलेगी V नोट माइनस E नोट डी माइनस E नोट डी बाई के माइनस E नोट डी। इस फैक्टर से डिक्रीज होती जा रही है ना टोटल, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल बन गया मान लिया θ3। अब D से 3D से 4D, 3D से 4D, 3D से 4D, यहाँ तक क्या है पोटेंशियल कांस्टेंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगी, जो है भाई कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट, यहाँ पोटेंशियल क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। यहाँ V क्या है कांस्टेंट, मतलब जो है ये की यही पोटेंशियल आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं 4D 5D, 4D से 5D। तो यहाँ पे फिर E नोट अमाउंट से डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे फिर उतनी ही अमाउंट से यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज। तो यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगी वो मिलेगी आपकी V इज इक्वल्स टू, मैं लिख दूँ यहाँ पे, यहाँ जो पोटेंशियल मिल रही है मैं इधर लिख रही हूँ, क्या बनेगी V नोट माइनस E नोट डी माइनस E नोट डी बाई के माइनस E नोट डी माइनस E नोट डी, ठीक है। ये एंगल बन गया आपका θ4। अब एंगल में भी रिलेशन पूछ ले आपसे तो क्या होगा, θ2 लेस देन होगा किससे, θ1 बराबर θ3 प्लस θ बराबर होगा किसके, θ4 के। θ1 और θ3 मतलब कि यहाँ पे तो E नोट डी उतने ही फैक्टर से पोटेंशियल क्या हो रही डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज तो हो रही लेकिन लेस अमाउंट में पोटेंशियल क्या हो रही डिक्रीज, इसलिए θ2 इन सबसे क्या होगा लेस देन हो जाएगा। समझ आया। हो सकता है किसी बच्चे की कंफ्यूजन हो मैं कैसे डिक्रीज हो रही, तो फिर बता दो कि यहाँ पोटेंशियल कैसा पॉजिटिव, यहाँ पोटेंशियल कैसा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ E नोट इंटू डी के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल मान लो E नोट 20 है
तो 20 वी नॉट माइनस 20 डी लिखोगे। यहाँ पे क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के बन रही है। के मान लिया आपके पास 20/5 था तो 4 बन गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिक्रीज होगी 20d माइनस 4d, तो 4d के फैक्टर से ही डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज तो होगी लेकिन लेस अमाउंट में। फिर आगे वाले में फिर 20d, फिर उससे अगले वाले में फिर 20d। तो इसमें 20d 20d के फैक्टर से ही डिक्रीज होती आ रही नीचे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4d के फैक्टर से ही क्या हो रही है, डिक्रीज। इसलिए θ2 इन सबसे क्या है, लेस देन है। समझ आया? तो बेटा ये थे ग्राफ E वर्सेस V और V वर्सेस X। ठीक है, समझ आएगा कि हमने कंसेप्ट पढ़ा व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होगा तो कैपेसिटेंस हमेशा k टाइम्स हो जाएगी। जब पार्शियली फिल्ड होता है तो कैपेसिटर की केस हमने डिस्कस कर लिया, एप्सिलॉन A अपॉन में d माइनस t प्लस t बाई k। तो वो इनफाइनाइट डाल रहा है और डाल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो करवा देती हूँ। इसको लिखो पॉज करके, जल्दी से लिखो, जल्दी से पॉज करके इसको लिख लिया सभी ने? लिख लिया बेटा सभी बच्चों ने? तो देखिए आगे। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। इसमें हो गया, ये सबका लिख लिया होगा ना सभी ने पॉज करके? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। मान लिया आपके पास इस तरीके से प्लेट्स दे रखी है। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है आपके पास। ये P और Q दो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है K1, K2 और K3। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसी तरह इसमें K2 भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आपके पास K3 भरा हुआ है कोई डाइलेक्ट्रिक, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ये हमारे जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड करते हैं तो तीनों, देखो मैंने क्या बताया था, किसका डिवीजन हो रहा है, डिस्टेंस का। तो अर्थमेटिक मीन आएगा कहीं ना कहीं, तो 1/K1 प्लस 1/K2 की फैक्टर बनेगा। या वैसे भी दिख रहा है सारे एक के बाद दूसरा कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर प्लेट है, इस पे कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर इस पे पॉजिटिव, इस पे फिर नेगेटिव। तो इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट है, ये सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला बताया था मैंने, CS रेजिस्टेंस से अपोजिट होगा C1 C2 प्लस C3, 3 है। तो C1 क्या बन जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T बाई 3। क्या लिख सकते हो, 3K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसी तरह C2 क्या बन जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 3। अरे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्या बन गया, 3K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसी तरह C3 क्या बन जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D बाई 3। तो K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सीरीज में सबको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 कितना है, D अपॉन में क्या बन जाएगा, ये C1 की वैल्यू 3K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D। तो ये D अपॉन में 3K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस D अपॉन में 3K3 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। तो D अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ गया, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये बन गया, मैंने कहा था यही बनेगा ना, डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो। ठीक है, सोल्व कर दे इसको। इधर से बना लिया होगा ये फिगर सबने, जल्दी बना लो, किसी ने नहीं बनाई है तो हटा दो बेटा इधर से। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से
1/CS, 1/CS। तो उल्टा कर दो, तो ये बना 1/CS इज इक्वल टू D/3 एप्सिलॉन नॉट A, ये K1 K2 K3 एलसीएम क्या बना, K2 K3 K3 K1 प्लस K1 K2, यही बन जाएगा। देखो अरे बन जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो CS क्या बन जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K3 अपॉन में D K2 K3 प्लस K3 K1 प्लस K1 K2। इसको क्या लिख सकते हो C नोट, क्या बन जाएगा CS, इसको C नोट लिख रही हूँ मैं एयर के लिए, इसको C लिख, सिंबल ले लिया बस मैंने CS। क्या बन जाएगा 3K1 K2 K3 K2 K3 प्लस K3 K1 प्लस K1 K2 K1 K2 और इस सारे के बाद C नोट। देखो जब 2 था, जब 2 कैपेसिटर थे तो क्या आया था CS की वैल्यू 2K1 K2 K1 प्लस K2। जब 2 कैपेसिटर था तो आया तो वही हार्मोनिक मीन ही था ना, वो 2 कैपेसिटर के लिए, यहाँ पे कितने के लिए आ गया आपका 3 कैपेसिटर के लिए। ठीक है, तो समझ आ गया। मैंने कहा था शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो कि जब डिस्टेंस का डिवीजन हो रहा है तो देखो यहाँ पे D/3 इस टोटल D को ही तो डिवाइड कराना, तो क्या आएगा हार्मोनिक मीन। डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। उस सिचुएशन में जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है उनका क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन। या फिर इस सिचुएशन को याद रख लो शॉर्टकट में। ठीक है, समझ आ गया। या अपना जो सिंपल फॉर्मूला वो लगा लो एप्सिलॉन नॉट, उससे भी आ जाएगा ये वाला आंसर। ये वाला फॉर्मूला था ना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। करके देख लेना, ये ट्राई करने के लिए दे रही हूँ। प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। इस फॉर्मूले को लगाओगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी। देखिए बेटा वो क्वेश्चन क्या है आपका, इस मेथड से ट्राई कर लेना इसी क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके पास मान लिया ये इस तरीके से ना करके ऐसे कर रहा है आपके पास वो, ये आपके पास क्या हो रहा है, प्लेट्स हैं, ये K1, ये आपका K2 और ये आपका K3, 3 डाइलेक्ट्रिक्स भर रखे हैं यहाँ पे। ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट क्या आपका Q है। ठीक है, तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक्स है K1 K2 और K3। तो ये एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है यहाँ पे K1 K2 एंड K3। एक डाइलेक्ट्रिक ये भर दिया इधर से, एक डाइलेक्ट्रिक आपका ये भर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये 3 डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं यहाँ पे आपके। तो देखो ये तीनों कैसे कनेक्टेड, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है ये, इनका एक पॉइंट कॉमन हो गया P इन सारे कैपेसिटर्स का, इन सारे कैपेसिटर का भी एक पॉइंट क्या कॉमन। तो ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। वैसे बताया था जब डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो सीरीज में कनेक्टेड होगा। किसी कोई बच्चों को नहीं देखना आता तो जब भी डिस्टेंस का डिवीजन होगा तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और जब भी आपके पास एरिया का डिवीजन होगा तो देखो ये प्लेट की एरिया डिवाइड हो गया ना, ये एरिया भी A/3, ये एरिया भी A/3, ये भी एरिया A/3। डिस्टेंस तो सबके बीच की D है सारे कैपेसिटर्स की। अरे बोलो है या नहीं है। अरे मैंने पहले ऐसे कर दिया था, एक ही तो बात थी। तब भी ये दोनों K1 और K2 कैसे कनेक्ट, कॉमन पॉइंट P से कनेक्टेड थे दोनों कैपेसिटर। अब ये तीनों कैपेसिटर एक ही पॉइंट से, एक ही लाइन से तो कनेक्टेड हैं पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए सारे कैपेसिटर कैसे बना, ये कैपेसिटर कैसे, ये प्लेट कैसे होगी पॉजिटिव, तो ये प्लेट कैसी होगी आपकी नेगेटिव। तो ये एक कैपेसिटर बना, ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये प्लेट कैसे नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है ये प्लेट कैसे नेगेटिव। तो ये एक कैपेसिटर बना पॉजिटिव नेगेटिव करके ऐसे। अब की बार ऐसे कनेक्टेड हो गए, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, बस थोड़ा तरीका अलग हो गया। इधर देखो ये एक कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव, इन सबको एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया इधर, इन सबको एक इधर पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, तो ये बना P पॉइंट, ये बना Q पॉइंट। तो कैसे कनेक्ट है, सारे पैरेलल में ही तो कनेक्टेड हैं।
all these capacitors are connected in parallel. All these capacitors are connected in parallel. ये सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में. ठीक है, तो they are connected in parallel. ये कैसे कनेक्टेड है आपके पैरेलल में? तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, इसको सोल्व करिए. क्या बन जाएगा आपके पास? C1 कैपेसिटर का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3. तो आपके पास C1 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 K1 इंटू डिस्टेंस तो D है. C2 क्या बन जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3 इंटू D. इसको ऐसे लिख दूं मैं, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D. इसी तरह C3 भी क्या बन जाएगा? K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D. इसी तरह मैं इसको भी 3 को नीचे ले जाती हूँ, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D. कैसे कनेक्ट है? पैरेलल. पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3. CP क्या बन जाएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D. कॉमन ले लो. क्या? एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D कॉमन. क्या बचा? K1 प्लस K2 प्लस K3. इसको सॉल्व करके लिख दो थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में. तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3. तो CP का फॉर्मूला क्या बन गया? एप्सिलॉन, ये C नोट बन गया. क्या बन गया? ये 3 नीचे आ जाएगा इसलिए 3 मैंने यहाँ लिख दिया. क्या बन गया? K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3 इंटू C नोट. तो देखो अभी बताया था ना मैंने, जब एरिया का डिवीजन होगा तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा. अर्थमेटिक मीन मतलब K1 प्लस K2 बाई 3 इंटू C नोट. तो डायरेक्ट याद रहेगा. तो जब भी लिख लो व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड, लिखो. मैं एक बार इसको लिख लो फटाफट, जल्दी इसको उतार लो जल्दी से पॉज करके. हो गया बेटा ये सबका? अब देखो एक सेकेंड, अब मैं एक बार मैं लिखवा देती हूँ. एक बार फिगर बना के एक बार मैं शॉर्ट में बना देती हूँ. व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड, जैसे D बाई 2 D बाई 2. व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द plates divided, then in the answer of capacitance taken harmonic mean of dielectric constants such that C is equals to 2 K1 K2 by K1 plus K2 into C नोट. 3 होंगे तो if 3 कैपेसिटर, मतलब कि ऐसे ना होके ऐसे बन गया. 4 हो क्या फर्क पड़ता है? D बाई 3 D बाई 3 D बाई 3. तब क्या बन जाएगा? 3 K1 K2 K2 K3 K1 इंटू C नोट. लिखो एक बार शॉर्ट में जल्दी से. तो इसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन. ठीक है, लिखो जल्दी से. लिख लिया सबने पॉज करके? ठीक है, उसके बाद लिखो इफ एरिया डिवीजन इज टेकन, इफ डाइलेक्ट्रिक आर फिल्ड सच दैट, ये A बाई 2 ऐसे लिख लो. इफ डाइलेक्ट्रिक्स आर फिल्ड दैट such that area is divided, then in the answer of capacitance taken
अर्थमेटिक मीन, AM मतलब अर्थमेटिक मीन, तो क्या बन जाए कैपेसिटेंस का C नोट K1 प्लस K2/3। अगर 3 है, if 2 है ये, तो अगर 3 होंगे तो K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई 3 इंटू C नोट। 3 होंगे तो 3 होंगे, 4 होंगे तो 4 आ जाएंगे, 5 होंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अगर मान ली 4 होते क्या बन जाता K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइड बाई 4 इंटू C नोट। ठीक है, समझ आ गया ये कंसेप्ट सबको। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए। पीछे जो वीडियो बना दिए अपना पूरी कंप्लीट यूनिट्स का फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नोट्स भी बनाने हैं और पीछे के रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके।